हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे 12th क्लास में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में हम स्टडी कर चुके थे अबाउट गैल्वेनिक सेल्स, अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टडी की थी, उसकी एप्लीकेशंस और उसके एप्लीकेशंस रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द नर्न्स्ट इक्वेशन, जिसको नर्नेस्ट इक्वेशन भी बोल दिया जाता है। तो नर्न्स्ट इक्वेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, नर्न्स्ट इक्वेशन को समझने से पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे अभी तक हम स्टडी कर रहे थे, हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे थे। क्या होती थी हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस? की टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोलर। मान लीजिए अब मैं कह दूं कि टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर। तो ये जो मेरी कंडीशंस है, इनको मैं क्या कहूँगी कि इट इज़ आवर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या है ये हमारी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये तीनों ही इनके इक्वल ना हो सकता है टेम्परेचर इक्वल हो 298 केल्विन के, प्रेशर इक्वल हो बट कंसंट्रेशन इक्वल ना हो सकता है कंसंट्रेशन इक्वल हो, ये दोनों में से कोई इक्वल ना हो। ठीक है, तो मीन्स इनमें से अगर कोई एक भी आपको इस तरह का मिलता है, इट मीन्स वो कंडीशंस कैसी हैं? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। और इन्हीं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के टर्म्स में इन्हीं के केस में हम स्टडी करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो जो नर्न्स्ट इक्वेशन है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। नर्न्स्ट इक्वेशन वैसे तो क्या है? सिंपल सी इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। वैसे तो हमारी ये सिंपल सी इक्वेशन है, जो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसी इक्वेशन रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हमें अच्छे से करना होता है। बट उससे पहले इसका डेरिवेशन समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका डेरिवेशन देख लेते हैं तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि ये सारी टर्म्स कहाँ से आई हैं। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है उसके लिए आपको पता होना चाहिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स स्टडी किए हैं, और हमें वहां पे पता चला कि जो सेल्स हैं इनके अंदर क्या हो रहे थे? इनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहे थे। ठीक है, और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन थे ये कैसे थी? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो कि अपने आप हो रहे थे, हमने वहां पे कुछ नहीं करवाया था। क्या था? जैसे ही सेटअप हो गया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद अपने आप जिंक में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना स्टार्ट हो गया था। कॉपर आयन सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और फिर वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गए। अपने आप वो सारे रिएक्शंस हुए, अपने आप प्रोसेसेस हुई, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस हुई, इट मीन्स जो हमारा सेल है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसने क्या किया? उसने कुछ वर्क किया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क इज डन बाय द गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, जो भी आप बोलना चाहें, वर्क इज डन बाय द, इसका मतलब कि उस सेल ने क्या किया? उस सेल के द्वारा कुछ वर्क किया गया, मीन्स सेल ने कुछ वर्क किया है। ठीक है, और आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इस सिंपल से रिलेशन को कि W इज इक्वल टू Q इंटू V। फिजिक्स में इस रिलेशन का बहुत ज्यादा आप लोग यूज करते हैं। W क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम जो वर्क कर रहा है। Q का मतलब क्या है? चार्ज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, एंड V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डेवलप्ड इन द रिएक्शन और इन द प्रोसेस। ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इसको जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या बोल देते हैं हम उसको? पोटेंशियल डेवलप्ड इन द सेल। सेल में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, और इस पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे? इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ई सेल से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ ईएमएफ ऑफ द सेल की बात कर लेते हैं। और देखिए, क्यू का मतलब क्या है? चार्ज। ये चार्ज हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए, जो हमारा सबसे सिंपल सेल था, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट वाला, उसमें क्या हुआ? उसमें सबसे पहले जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। ठीक है, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर ने क्या कर लिया था? गेन कर लिया था, और वो कन्वर्ट हो गए थे कॉपर में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हुए हैं? इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, हम मोल कंसेप्ट में इस चीज को बहुत बार स्टडी कर चुके हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? 96,500 कूलम्स। पढ़ा है ये हम सबने। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ हम ये बोल दें कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज।
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 96,500, तो 2 मोल्स पे कितना होगा, 2 इंटू 96,500 कूलम्स। और ये भी हमको पता है कि दिस 96,500 कूलम्स इज इक्वल टू 1 फेराडे। 1 फेराडे के इक्वल होता है ये। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 96,500 की जगह कैपिटल एफ यानी कि फेराडे भी मेंशन कर सकती हूँ। तो इस केस में मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज 2f। ठीक है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं इस सेल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, जरूरी नहीं है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल क्या लेके चल रही हूँ कि वी हैव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू n। ठीक है, इसकी जगह मैंने n ले लिया, n f, और V की जगह क्या है मेरे पास, E सेल है। तो मैं इन दोनों को अगर इस रिलेशन में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा W विल बी इक्वल टू NFE सेल। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सेल है, सेल जो वर्क कर रहा है दैट वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू NFE सेल। इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और देखिए एक छोटा सा रिलेशन और कि अगर कोई सेल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, कोई भी सिस्टम वर्क करता है, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स है या और भी किसी सिस्टम की बात करें, कुछ मशीन्स हैं जो भी मान लीजिए वर्क करते हैं, तो वर्क करने के साथ साथ जैसे जैसे वो वर्क करेंगे उनकी एनर्जी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होनी या डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सेल वर्क कर रहा है तो सेल की एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और उसको डिक्रीज इन एनर्जी को हम किस टर्म्स में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वहां पे हम क्या स्टडी करते हैं, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। उस वर्क को जो हम एनर्जी डिक्रीज के केस में स्टडी कर रहे हैं वो एनर्जी कौन सी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी की हम बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की। और एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या आ रहा है, वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। तो मुझे W भी मिल गया यहाँ से माइनस डेल्टा जी। मैं इस वैल्यू को भी इसमें पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस डेल्टा जी विल बी इक्वल टू NFE सेल। और इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करूं तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव NFE सेल। ठीक है, ये मेरी स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस मेरे पास होंगी तो मैं उसकी जगह यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशंस में आई कैन राइट हियर डेल्टा जी नोट। नोट लगा दिया, इट मींस आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस आ गई हैं। डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू नेगेटिव NF, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फेराडेज हो गया, एंड E सेल को हम क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, E नोट सेल। तो मेरे पास यहाँ पे मेन 2 रिलेशंस आए। ठीक है, फिर नर्स ने क्या किया, नर्स ने इधर एक और रिलेशन उठाया थर्मोडायनेमिक्स से। उसने थर्मोडायनेमिक्स के ही एक और रिलेशन का यहाँ पे यूज किया। क्या था वो रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln क्यू। हम सबको पता है थर्मोडायनेमिक्स में हम इस रिलेशन को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू भी है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू भी है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, माइनस NFE सेल। डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नोट की वैल्यू माइनस NFE नोट सेल प्लस RT ln क्यू। ठीक है, अब क्या है ये NFE सेल, E नोट सेल। R का मतलब क्या है, R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं इसकी, लेकिन यहाँ हम जनरली जो वैल्यू यूज करते हैं दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इस वाली वैल्यू का हम यहाँ पे यूज करते हैं। T का मतलब क्या है, टेम्परेचर, Ln का मतलब लोग नेचुरल, एंड Q का मतलब क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट भी जिसको बोलते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो मैंने यहाँ पे जो नर्स इक्वेशन लिखी थी उसमें मुझे क्या था, उससे मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ E सेल था, यहाँ पे NF की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेगेटिव NF जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मैं उससे इन तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देती हूँ। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ, ये टर्म्स हो गई कैंसिल आउट। क्या बचा यहाँ पे, फिर यहाँ बचा E सेल विल बी इक्वल टू E नोट सेल प्लस माइनस माइनस RT अपॉन NF ln Q। ये वैल्यू ये मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, क्या मिला, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। E सेल का मतलब क्या है, EMF ऑफ द सेल, इट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे हो गया 96,500 कूलम्स, Ln लोग नेचुरल, एंड Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं और इस इक्वेशन का हम किस तरह से यूज करते हैं, कैसे इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, ये सब स्टडी करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो।